बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से ख्वाह क्रिकेट हो या हॉकी हो, पेशरफ्त सामने आई हैं कि जहाँ पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल की है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में और चीन को उसने शिकस्त दे दी और इस तरह पॉइंट टेबल पे वो चौथे नंबर पे पहुँच गए। और अब यहाँ पे उम्मीद हो चली है कि 9 अगस्त को कि जब जो पाकिस्तान की एक राइवलरी है भारत के साथ, 9 अगस्त को जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला है, अगर पाकिस्तान वो मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान बहुत हद तक वसी हो जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब क्रिकेट बोर्ड के वाले से खबर यह है कि आज इंज़मामुल हक को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर कर दिया गया जो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का इंतखाब करेंगे। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होगा, क्रिकेट और हॉकी दोनों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। हुकूमत ने भारत में वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम को शिरकत की इजाजत दे दी। एशियन तर्ज पर पाकिस्तान भारत जिना गांधी सीरीज होनी चाहिए। एशिया कप और वर्ल्ड कप में बाबर आजम कप्तान जबकि मिकी आर्थर डायरेक्टर रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ। पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होना एक मुश्किल काम है। वक्त कम होने के बावजूद हम बेहतरीन टीमों का इंतखाब करेंगे। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंज होता है। पाकिस्तान को हराने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। भारत खिलाड़ियों को आईपीएल के 260 मैचेस का तजुर्बा था और ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा था। हमने भारत से नहीं कहा था बच्चे भेजो। पाकिस्तानी शाहीन्स कप्तान मोहम्मद हारिस। लंका प्रीमियर लीग में कौमी कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 45 लाख माहाना तक की पेशकश कम है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। राशिद खान के स्क्वाड में वापसी। वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में भी भारत को हरा दिया। फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नाइजीरिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि स्वीडन ने दिफाई चैंपियन अमेरिका को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में चीन को शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। कौमी टीम के सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार। पाकिस्तान अपना 5वां मैच 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी और आपने सुना और आपने देखा भी कि पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त दी और इस तरह सेमीफाइनल तक रसाई में कोशिशों को अपनी मुमकिन बनाया। अब भारत के साथ पाकिस्तान को मैच महज ड्रॉ ही करना होगा ताकि फिर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सके और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ जो रिवायती हरीफ है अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पीडी फॉरवर्ड मौजूद हैं कि जब राइट आउट की पोजीशन पर खेला करते थे और गेंद को लेकर जब वो दौड़ा करते थे तो लोगों को उम्मीद होती थी गेंद अब बस डी में पहुंची और गोल हुआ ही हुआ। पाकिस्तान के जबरदस्त स्पीडी फॉरवर्ड हमारे साथ मौजूद हैं कमर इब्राहिम साहब। शो में उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि मैं आपके साथ गुफ्तगू को आगाज़ करूं, ज़रा पाकिस्तान का सफ़र दिखा दे कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफ़र कैसा रहा। उसके बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। 3 अगस्त को पाकिस्तान मलेशिया के मध्य मुकाबला था, पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त हुई। 4 अगस्त को साउथ कोरिया के साथ पाकिस्तान ने इक्वलाइज़ किया मैच 1-1 से। फिर 6 अगस्त को पाकिस्तान का जापान से मैच था जो 3-3 से बराबर हुआ और आज पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। और 9 अगस्त को इस तरह बार बार बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि 9 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान जो है वो कड़ा मुकाबला खेला जाएगा और ये मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है क्योंकि पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी है। तो कमर भाई, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी आपको किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? अली भाई, बात यह है कि पाकिस्तान को अगर एशियन लेवल पर मैं देख रहा हूँ तो मैं इसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं करार दूंगा क्योंकि हम सिर्फ चाइना से जीते हैं, बाकी मलेशिया से भी आ रहे हैं, कोरिया से भी हमने ड्रॉ कर लिया और जापान से भी ड्रॉ कर लिया। तो हम ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये टीमें ऐसी नहीं है जिनसे कि अभी पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि अभी ये जरूर है कि इस टीम में मिक्सचर है यंगस्टर्स का, मगर कि यंगस्टर्स भी काफी हद तक तैयार हो चुके हैं
और हैरत की बात यह है कि टीम परफॉर्म भी बेहतर कर रही है, बट जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो वैसे रिजल्ट नहीं। ठीक, लेकिन कमर भाई ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान का एक बड़ा मैच है 9 अगस्त को भारत के खिलाफ, और अब आप खुद भारत के खिलाफ मैच खेले हैं, भारत में भारतीय सरजमीन पे खेलना और एक ऐसा मैच खेलना कि जहां पे पाकिस्तान का दारोमदार होगा सेमीफाइनल तक रसाई के लिए। पाकिस्तान के कई यूथ प्लेयर भी इसमें मौजूद हैं, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन यूथ और एक्सपीरियंस का ब्लेंड है। कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए भारत में इस सिचुएशन में मैच खेलना? देखिए, वहाँ पर इंडिया के साथ खेलना, उसमें प्रेशर तो बहुत होगा। उस प्रेशर को अब ये देखना है कि ये लड़के कैसे अपना उस नर्व को कंट्रोल करते हैं अपना। अगर तो पाकिस्तान टीम ड्रॉ करने के लिए गई तो मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम हार जाएगी। पाकिस्तान टीम को वो मैच हर हालत में जीतने के लिए जाना होगा, क्योंकि आगे जो ओपोनेंट है वो चाइना, मलेशिया, कोरिया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा प्लान से जाना पड़ेगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2, जो हम एक चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की फिनिशिंग नजर नहीं आ रही है, पाकिस्तान टीम मिसिंग बहुत ज्यादा कर रही है। सेकेंडली, पाकिस्तान टीम की पेनल्टी कन्वर्जन अब ये सुफियान ने अच्छी की है, नहीं तो जब आपके डायरेक्ट पेनल्टी कॉर्नर रुक रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन का, वो कुछ इतनी ठीक है खबर भाई, नजर नहीं आई। खबर भाई, अब अभी गुज़िश्ता चंद शोज़ पहले मेरे साथ सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब मैं देखता हूँ कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और आप जैसा टैलेंटेड स्पीडी फॉरवर्ड जो सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हॉकी का दर्द रखता है, वो इस PHF का हिस्सा क्यों नहीं बनता? क्या आपको ऑफर नहीं की गई, या आप समझते हैं कि आप PHF में फिट नहीं होंगे? देखिए अली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ काम कर रहे हो तो आपका जहन जरूर मिलना चाहिए उनके साथ। और जो तरीके वारदात है वो ऐसा है कि आपको जो है ना वो सिर्फ एक ही बात करेंगे कि वो आपको इधर यहाँ तो किसी के थ्रू बात करेंगे या कोई प्रेस के थ्रू बात करेंगे, डायरेक्ट बात कभी भी नहीं करते, रिस्पेक्ट देने वाली बात नहीं करते। तो जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर तो कोई भी आ जाए उसके साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए खबर भाई, फिर मैं आपकी बातों से एसेंस क्या लूँ कि अगर आपको ऑफर होती है PHF की तरफ से आपकी शराइत पर, तो क्या कमर इब्राहिम साहब फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान हॉकी अवेलेबल हैं? देखिए, मुल्क की बेहतरी के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप काम करने जाते हैं तो आप जो काम करने जा रहे हैं तो आप किन पावर्स के साथ काम करने जा रहे हैं। अगर मैं वहां जाकर एक कठपुतली बन के इधर से उधर रहना है तो उससे तो अच्छा है कि मुझे रहने ही दें। तो अगर वो जो चीजें हैं, मैं कहता हूँ ना, अगर कोऑर्डिनेट सही हो तो बंदे को कोई हर्ज नहीं होता काम करने में, बंदा कहता है मैं काम करता हूँ। मगर कुछ चीजें हैं जो हैदर हुसैन भी जानते हैं और सारी चीजों को जानते हैं, अगर वो उन चीजों को पूरा करते हैं तो ठीक है। हमने कभी पाकिस्तान के लिए कोई भी प्लेयर ऐसा थोड़ी है कि वो बोलेगा जी मैं पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना चाहता या मैं पाकिस्तान की हॉकी की खिदमत नहीं करना चाहता। आज मुझे कोई भी कमर इब्राहिम को जानता है तो हॉकी की वजह से जानता है, तो ऑब्वियसली हॉकी की बेहतरी के लिए, क्योंकि हॉकी बेहतर होगी। लेकिन खबर भाई, आपने कहा कि आज जो लोग जानते हैं कमर इब्राहिम को वो हॉकी की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कराची में ऐसे हैं कि जो आपको क्रिकेट की वजह से भी जानते हैं, क्योंकि कमर इब्राहिम पे लगाए हुए छक्के जो हैं वो वेटरन्स क्रिकेट में ज़बानें आम हैं और लोग आपकी बैटिंग देखने बड़े ज़ौक़ और शौक से आते भी हैं। ज़रा क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। ये इंज़माम उल हक को जो चीफ सिलेक्टर लगाया, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इंजमाम भाई जो है वो तो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। अब अल्लाह करे कि ये वैसी ही ऑनेस्टी से अपनी टीम की भी सिलेक्शन करें, क्योंकि आगे टास्क बहुत बड़ा है। इंडिया में ही वर्ल्ड कप है और वो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, और जहाँ तक मुझे न्यूज़ हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परमिशन दे दी है कि वर्ल्ड कप खेलने जाना है। और अगर आप ग्लेन मैकग्रा का भी पढ़ेंगे तो उसने जो 4 टीमें प्रेडिक्ट की हैं उसमें पाकिस्तान को भी प्रेडिक्ट किया है। तो पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस है माशाल्लाह इस वक्त, और इसके लिहाज से नजर तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा रहेगी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंतजाम लकी के हाल में इनकी सिलेक्शन कमेटी के उसमें अच्छी सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के ज़बरदस्त फॉरवर्ड, पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी है कि पाकिस्तान की हॉकी में पहचान भी बने। कमर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हॉकी और साथ साथ क्रिकेट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ब्रेक लेंगे और जब
ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम अब्दुल वाजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम कमर इब्राहिम साहब, और अब पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बहुत ही कद आवर शख्सियत, और एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया कि जिनको बहुत सारे लोगों ने देखकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के शोबे को से अपने आप को वाबस्ता किया। एक जो उस्ताद एक तालीक की हैसियत रखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, और हम इंतहाई मशकूर हैं कि जब जब हमने उनको अपने शो के लिए दावत दी, उन्होंने हमेशा से अपनी मोहब्बत का, अपनी शफ़क़त का इज़हार किया जी स्पोर्ट्स के साथ, और हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए हमारे शो का हिस्सा बने और शो को रौनक और जीनत बख्शी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अली, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार हमें मौका दिया जी टीवी पे कि हम भी आपके जरिए भी अपने तासुरात जो है आगे बढ़ा सकें। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपसे हम हमेशा से मुस्तफीज़ होते आए। हम इंज़मामुल हक साहब के से गुफ्तगू का आपसे आगाज़ करेंगे, लेकिन इंज़माम ने आज मीडिया से भी कुछ बात की, अपने ख्यालात का इज़हार किया। पहले वो सुनते हैं, फिर आपके साथ ज़रा इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सुनवाइएगा ज़रा इंज़माम ने क्या कहा। इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले काम किया था उससे मैं बेहतर काम करूँ, बेहतर रिजल्ट आए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो ये वाली चीज़। अगर आज की भी टीम आप देखें 4 साल बाद भी जो उस वक्त की सिलेक्शन हुई थी तो 70 से 80% प्लेयर वही खेल रहे हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा, जो आप कहते हैं ना कि कोई आप एक इवेंट जीत गए हैं, ये उससे भी ज़्यादा कामयाबी है कि जी आपके वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो मुझे आज इन प्लेयर्स के साथ इंशाल्लाह मैं अब काम करूँगा तो मुझे पहले वाली मुश्किल नहीं आएगी। हालांकि अभी जो 3 इवेंट आ रहे हैं बड़े, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि जी उनके लिए अभी से कोई प्रिपरेशन करें, क्योंकि एशिया कप है, अफगानिस्तान की सीरीज़ है, अफगानिस्तान की चलो सीरीज़ ले लें, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है। ये ऐसे तीनों इवेंट है जिसके लिए आप है ना काफ़ी अरसे से तैयारी करते हैं, कम्बिनेशन बनाते हैं, फिर प्लेस आपको करते हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में जिस तरह अफगानिस्तान की और एशिया कप की टीम अनाउंस करनी है, तो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उस चीज़ को करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि इंज़माम साहब आप बेहतर टीम सेलेक्ट करें। भट्टी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि इंज़मामुल हक साहब का जो अपॉइंटमेंट इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई सीनियर क्रिकेटर ने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्योंकि इमामुल हक अभी खेल रहे हैं, तो अगर कोई रिश्तेदार अगर खेल रहा होता है तो फिर कोई बड़ा ओहदा लेना नहीं चाहिए, और ख़ुसूसन सिलेक्शन कमेटी में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अली, मेरे ख्याल में इंजमाम जितने बड़े खिलाड़ी हैं, और इमामुल हक वैसे भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। इमामुल हक उन प्लेयर में से नहीं है कि जिनको पाकिस्तान टीम में आने के लिए अपने चचा की सिफारिश की जरूरत है। वो तो जो पिछली पाकिस्तान की जो वनडे टीमें थी, जो पाकिस्तान ने पिछली 4-5 सीरीज खेली है, सब में इमामुल हक थे और उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो इमामुल हक पे तो मेरा ख्याल सवाल नहीं है, लेकिन असल सवाल जो है इंजमामुल हक की जो क्रेडिबिलिटी है, ज़ाहिर पाकिस्तान के हिस्से के कामयाब तरीन बैट्समैन है, कामयाब तरीन कप्तानों में से एक है, बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में नाम है। लेकिन इंजमाम जिस दौर की बात कर रहे हैं, जब 2016 से 2019 तक वो चीफ सेलेक्टर थे, उनके साथ तौसीफ अहमद थे, उनके साथ वजातुल्लाह वासी थे, लेकिन अब बाकी जो उनके साथ इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में मिकी आर्थर है। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर अब्बास आफरीदी के बारे में मिकी आर्थर से पूछें तो शायद वो उनके बारे में नहीं जानते होंगे। इसी तरह अगर मोहम्मद हुरैरा या कोई और अपकमिंग प्लेयर के बारे में आप ग्रांट ब्रैडबर्न से पूछेंगे, उनको भी नहीं पता होगा। तो ये फॉरेनर्स जो है, इनका सिलेक्शन कमेटी में होना मेरे ख्याल में मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज है। लेकिन अभी चूंकि बैक टू बैक सीरीज है, पहले हमने अफगानिस्तान की सीरीज खेलनी है, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से हमें न्यूजीलैंड चले जाना है, तो जनवरी तक तो पाकिस्तान टीम का नॉन स्टॉप सीजन है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान टीम बहुत बिजी है, इंजमामुल हक की भी आज तकर्री हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह अभी तनाजात में घिरा हुआ है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी तो अभी क्लियर नजर नहीं आ रहे, बहुत सारी अदालतों में बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। और फिर 2 दिन बाद, बल्कि शायद कल ही जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मुल्क में, वो भी आने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि 6-7 महीने अभी इलेक्शन भी नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी इसके इम्तहान और भी हैं।
ठीक है। अभी इंजमाम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें उन्होंने एक बड़ा क्लियर उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो टीम खेल रही है उसमें 70 और 80% प्लेयर वही हैं कि जो उनकी सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब किए थे। तो मोहम्मद वसीम हमेशा से क्रेडिट लेते आए हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, और अभी भी उनका नाम जो था वो इंजमाम के साथ साथ ही काबिल गौर था। तो फिर आपके ख्याल में फिर मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया कि अगर 70-80% वही प्लेयर हैं जो इंजमाम के सिलेक्ट करते हैं? देखिए, मोहम्मद वसीम ने भी अच्छी टीम सेलेक्ट की। देखिए, मोहम्मद वसीम को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन इंजमाम जिस जमाने में 2016 में चीफ सिलेक्टर बने, उसी जमाने में आपको याद होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी। एकदम से हमने हसन अली को देखा, शादाब खान पाकिस्तान टीम में आए, शाहीन शाह अफरीदी आए, फखर जमान आए और बहुत सारे प्लेयर्स आते रहे। और देखें, इंजमाम अकेले क्रेडिट जो ले रहे हैं, मेरे ख्याल में क्रेडिट सरफराज अहमद को भी देना चाहिए जो उस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, क्योंकि सरफराज अहमद को डोमेस्टिक क्रिकेट में हर प्लेयर के बारे में मालूमात थी। उन्होंने भी अपनी इनपुट दी। मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। तो मेरे ख्याल में किसी एक बंदे को अगर ये कह दें कि वो उसको क्रेडिट जाता है, हाँ, डिसक्रेडिट अगर जाता है तो हारून रशीद की सिलेक्शन कमेटी को जाता है, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया और पाकिस्तान ने सीरीज जो है वो प्लेट में रख के अफगानिस्तान को पेश कर दी। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम हालांकि बड़ा नाम नहीं था, लेकिन मोहम्मद वसीम की एज ए चीफ सिलेक्टर परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़े अर्से के लिए शाहिद आफरीदी आए। शाहिद आफरीदी भी सरफराज से कमबैक का एक बड़ा मौजिब बने, एक बड़ा बाइस बने। शाहिद आफरीदी ने कम अरसे में ही जो सिलेक्शन की थी उसने भी काफी इम्पैक्ट छोड़ा है। आफरीदी ने जो बड़ा काम किया वो सरफराज अहमद को कमबैक करवाया। अगर शाहिद आफरीदी की जगह मोहम्मद वसीम होते या हारून रशीद होते, सरफराज अहमद कभी कमबैक नहीं करते। बिल्कुल। फिर एक जो प्लेयर जो पीसीबी की तरफ से जिसको वाइस कप्तान बना दी गया, शान मसूद को वाइस कप्तान बनाकर एक टैलेंटेड प्लेयर को खामखा कंट्रोवर्शियल बना दिया। शाहिद आफरीदी ने उनको भी 11 में आने नहीं दिया। तो शाहिद आफरीदी ने एक सीरीज में पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर रहे, लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट वो छोड़ कर गए। शाहिद आफरीदी जैसे दबंग चीफ सिलेक्टर मीर हमजा को पाकिस्तान टीम में लेकर आए, उनको 2 टेस्ट मैच खिला दिए। तो मेरे ख्याल में शाहिद आफरीदी ने जिस तरह पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की, मैंने तो अपने इस पूरे कैरियर में इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड और दबंग चीफ सिलेक्टर कम देखे। ठीक है, अब आपको क्या लगता है इंजमाम के लिए, क्योंकि जिस तरह भी आपने खुद भी तस्करा किया कि उनके साथ तौसीफ अहमद की मशावरत होती थी, वजादुल्लाह वास्ती साहब की होती थी, अब मिकी आर्थर के साथ आपको याद होगा कि इंजमाम जब गए थे तो मिकी आर्थर ने काफ़ी बुरा मनाया था चैंपियंस ट्रॉफी में कि जी ये क्यों आ गए बैटिंग में, ये क्यों मशवरे दे रहे हैं। तो ताल्लुकात इनके कुछ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है मिकी आर्थर के साथ। अब जो है ये किस तरह से मामला बैठेगा कि इंजमाम और मिकी क्या एक पेज पे होंगे? देखिए, 2019 से पहले वाले मिकी आर्थर, अली सलमान, और आज 2023 वाले मिकी आर्थर, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का इसलिए कि आज मिकी आर्थर 2 कश्तियों में सवार हैं। मेरे हिसाब से तो मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर होना ही नहीं चाहिए। एक आदमी जो पाकिस्तान टीम के बजाय डर्बीशायर काउंटी को अहमियत दे रहा है, तो उसकी जाहिर वफादारियां तो वहां पर हैं। जब इंग्लिश सीजन खत्म होगा वो पाकिस्तान टीम के साथ आ जाएंगे। तनख्वाह वो पहले भी ले रहे थे, उनका डेली अलाउंस शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब मिकी आर्थर उस पोजीशन में नहीं है कि इंजमाम को कहें कि आप लड़कों को क्यों कोच कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखें, इस क्रिकेट बोर्ड में ये तो तय था कि इन सारे फॉरेन कोचेज ने फारिग हो जाना था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस दी है, और श्रीलंका में परफॉर्मेंस दी है दोनों टेस्ट मैचों में, उसने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर किया है कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया। अदरवाइज क्रिकेट बोर्ड के जो एक गैर एलानिया तर्जुमान है, उन्होंने तो ट्वीट में इस चीज का इंदिया दे दिया था कि ये जितने फॉरेन कोचेज हैं सीरीज के बाद फारिग। लेकिन पाकिस्तान टीम इतना अच्छा खेल गई, आखिरी टेस्ट मैच जो कोलंबो में था, इनिंग्स जो 222 रन से जीत लिया कि उन्होंने सारे अंदाजे और जो लोगों के पेशगोइयां थी सबको गलत साबित कर दिया, और क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो गया कि वो बड़ा फैसला उन्होंने करते करते उसको वापस ले लिया।
ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं इंज़माम उल हक की इस तैनाती के हवाले से, और अब हम ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस क्रिकेट बोर्ड से जुड़े दीगर मामलात पे मुस्तफ़ीज़ होंगे, इनकी माहिराना राय से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इंज़माम उल हक की इस तैनाती के हवाले से कि जहाँ उनको चीफ सेलेक्टर अपॉइंट किया गया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात के बारे में पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, अब ये जो आज ज़का अशरफ साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया कि एशेज़ की तर्ज पे जो है वो जिना गांधी सीरीज़ खेली जानी चाहिए, आपको लगता है कि जो इंडिया के जो हालात हैं, जो उनका रवैया हमारे साथ, बायलैटरल सीरीज़ के दूर दूर तक इम्कानात नहीं हैं, और इस किस्म के जो बयानात हैं ये सिर्फ बयानात की हद तक ही रहेंगे? देखें अली, मेरे ख्याल में आपने शायद ये पहली बार सुना है जिना गांधी ट्रॉफी का नाम। ये आइडिया बेसिकली 2003 या 2004 में पहली बार शहरियार खान ने फ्लॉट किया था। उन्होंने ये आइडिया दिया था जब इंडिया की टीम 2004 में पाकिस्तान आई थी कि जिना गांधी ट्रॉफी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया तो आपके साथ एशिया कप के मैच नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान में, वो आपके साथ बायलैटरल सीरीज 2007 से नहीं खेल रहा। तो अब ये इस तरह के आइडियाज फ्लोट करके वक्ती तौर पर हेडलाइंस तो जरूर मिल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कायल कौन करेगा? वो तो पाकिस्तान ना आना चाहते और ना पाकिस्तान को अपने मुल्क में मदऊ करना चाहते हैं बायलैटरल सीरीज में। तो फिर इस किस्म के आइडियाज जो है वो मेरे ख्याल में एक तो पुराना आइडिया है, फिर हेडलाइन के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे रमीज राजा साहब, वो कह चुके हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज से कोई इम्कानात नहीं है। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज ज़रूर खेली जा सकती है, कॉर्नर सीरीज जो है वो ज़रूर खेली जा सकती है, लेकिन बायलैटरल सीरीज के कोई इम्कानात नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर इस किस्म के बयान देना कि सिर्फ एक मीडिया हाइप है? बिल्कुल, मैंने आपसे यही अर्ज किया कि ये मीडिया हाइप दी जा रही है। आज अखबारों ने भी ये खबरें छापी हैं। कल टेलीविजन पर इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ज़का अशरफ साहब ने ये बात की थी। देखें, जब तक बीजेपी की हुकूमत है मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो क्रिकेट के मैदान में आमने सामने आ सकेंगे। अभी इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान आ जाता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज सारी टीमें आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हम तो जा रहे हैं इंडिया खेलने। कल हमारी हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी कि हम अक्टूबर में इंडिया जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन क्या इस बात की जमानत है कि 2025 मार्च में इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी? बिल्कुल सही। अच्छा भट्टी साहब, आपने तो मुख्तलिफ अदवार देखे हैं अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के एक वसी कैरियर में। ये जो क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त मीडिया डिपार्टमेंट है, ये आपकी दानिश में किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक मीडिया हाइप है, ये बयान जो एक मीडिया हाइप है, इस गुब्बारे में सिर्फ ये गुब्बारे की हवा ही है। दूसरी तरफ जिस तरह अभी जय शाह पाकिस्तान आएंगे, एशिया कप के मैचेस देखने के लिए आएंगे और फ़ौरन ही फिर तरदीद आ जाती है, तो आपको लगता है कि मीडिया डिपार्टमेंट जो है फ़ाल तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है? तो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब की जो है इस वक्त लाइन ड्रॉप हो चुकी है। हमारी प्रोडक्शन टीम कोशिश कर रही है, यकीनी तौर पर कर भी रही है कि उनके साथ दोबारा हमारा राब्ता जो है वह बहाल हो सके। लेकिन जो माजिद भट्टी साहब का ये कहना था कि गालिब का जो शेर है कि होता है रोज़ो शब तमाशा, मेरे आगे कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है कि जो है कोई ऑथेंटिसिटी के साथ जो है क्रिकेट बोर्ड की चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। और मुख्तलिफ हैसियतों में जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि बहुत सारे गैर एलानिया तर्जुमान है क्रिकेट बोर्ड के जो अपनी बात जो है वो क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जो है वो शायद अपनी बात की आमेज़िश करने के बाद उसमें शामिल करके हम तक पहुंचा देते हैं। तो भट्टी साहब, आप इसको कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे थे गालिब के शेर के साथ? ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम फिरोजपुर रोड लाहौर पे वाक़ है और इस कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो बिल्डिंग है इसकी जो लाल ईंटों की सीढ़ियां हैं, इसकी पता नहीं क्या तासीर है इसके पानी की। जो बंदा ये सीढ़ियां चढ़ जाता है और वहां का पानी पी लेता है
तो उसके बाद वो फिर किसी को खातिर में नहीं लाता, फिर उसकी नजर में सारे लोग जो हैं वो समझ लें कि तमाशाई के तौर पर देखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मामला काफी गंभीर है क्रिकेट बोर्ड के, और 1 सितंबर से हमारा फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होना है। नदीम खान लंदन से आके लाहौर में बैठ के खामोशी से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं जो मीडिया के दोस्त जो हैं वो जिस तरह बॉल को कहते हैं ना कि वेल लेफ्ट, इस तरह लेफ्ट किए जा रहे हैं, उन कहानियों को सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बड़ा अलमिया हमारे। सर आपको लगता है क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे मैं इस दौर की बात करूँ, चाहे वसीम खान के दौर से शायद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर रमीज राजा साहब के दौर में भी ये सिलसिला रहा, थोड़ा सा नजम सेठी साहब का भी जो थोड़ा बहुत अरसा रहा उसमें, ये जो एंड्रॉयड सहाफ़ी हैं जो हाथ में माइक लिए और एक सेल फोन हाथ में लिए हुए 25-30 हज़ार रुपये का लेके फिर रहे होते हैं, इसने भी काफ़ी हद तक मामला को ख़राब किया है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात आती है, पाकिस्तान के कसरुल इशात रोजनामों में बात आती है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है, लेकिन ये जो जिस तरह डिपेंडेंट हो गया क्रिकेट बोर्ड या एंड्रॉयड सहाफियों का, इसने काफी मामला को खराब किया है। अली, मैं अपनी बात करता हूँ, यकीनी तौर पर आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने ग्रास रूट से जर्नलिज्म में हम लोग पहुंचे। हमें ओवरनाइट बड़े चैनल्स नहीं मिल गए, हमें गाड़ियां नहीं मिल गई, हम तो बसों में धक्के खाते थे, मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, लेकिन हम इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि हमें उस्ताद अच्छे मिले जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जर्नलिज्म की एथिक्स बताई। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो लोग पैराशूट से इस मैदान में उतरे हैं वो फिर उनके, बिल्कुल आपने सही कहा कि एंड्रॉयड सहाफी हैं, शायद उनको जर्नलिज्म की पूरी स्पेलिंग भी नहीं पता, लेकिन वो बड़े बड़े इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके साथ जब आप बैठ जाएं तो वो आपको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे देंगे या आपको ऐसे लगेगा कि आपके सामने क्रिस्टोफर मार्टिन जैक्सन बैठे हुए हैं या एंडी ब्लोफील्ड बैठे हुए हैं या माइक एथर्टन बैठे हुए हैं। तो ये हमारा अलमिया है। लेकिन हमारे दौर में, मैं अपनी बात करूं, जब मैं प्रिंट मीडिया में आया, मेरे साथ शमीउल हसन जो पीसीबी में डायरेक्टर मीडिया थे, वो एक बड़े अंग्रेजी अखबार में थे, वहीद खान अंग्रेजी अखबार में थे, और हमारे दूसरे दोस्त मुख्तलिफ जगहों पर थे। लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि खबर जो है उसके लिए भाग दौड़ करते थे। हम 11-12 बजे नेशनल स्टेडियम जाके बैठ जाते थे। आज वो दौर नहीं है। आज लोग जो है वो टेलीफोन पर खबरें हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इस तरह जाहिर करते हैं कि जिस तरह वो दूध से धुले हुए हैं, लेकिन जब उनके पीछे जो कहानियां चल रही होती हैं वो काफी खौफनाक कहानियां हैं। तो लिहाजा माजी में भी सारे लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो खबर के हवाले से काफी मुस्तनद थी। ठीक है सर, एक और अभी जो शोशा छोड़ा है जका अशरफ साहब ने, उन्होंने कहा कि T10 लीग का जो उन्होंने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी T10 लीग भी शुरू कराने का जो सोच रहा है। तो अभी सीट और नशिस्त अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। देखिए, नजम सेठी साहब के साथ भी जो खिलवाड़ हुआ कि 7-8 महीने में नजम सेठी दूसरे मामला में उलझे रहे, उन्होंने पीसीबी के इलेक्शन नहीं करवाए, फाइनली उनको घर जाना पड़ गया। तो यहाँ भी यही हालात है कि पहले जका अशरफ साहब इलेक्शन करवा लें, 3 साल के लिए मुंतखब हो जाए, उसके बाद जो चाहे प्लानिंग कर लें। अब 2-3 दिन पहले पीसीबी ने डायरेक्टर मीडिया की पोस्ट एडवर्टाइज की है, डायरेक्टर मार्केटिंग की पोस्ट एडवर्टाइज की है, पीएसएल डायरेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज की है, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट की पोस्ट एडवर्टाइज की है। देखिए, ये चारों नाम मुझे पता है कि कौन से 4 लोग इन पोस्टों पर आ रहे हैं, लेकिन मसला है कि आप प्लानिंग लंबी कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, रमीज राजा भी तो कराची और लाहौर में 5 स्टार होटल बनाने जा रहे थे नेशनल स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम के बाहर। उस प्लान का क्या हुआ? जका अशरफ साहब जब पिछली बार चेयरमैन थे तो नेशनल स्टेडियम के साथ और आगा खान हॉस्पिटल के बराबर में जो जगह है वहां पर उन्होंने एक MOU साइन किया था PIA के साथ, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म उनको प्लान करने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो किसी के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान में
इतना टाइम तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता, इतना टाइम पीसीबी चेयरमैन को कहां से मिलेगा। बिल्कुल सही सर। आखिरी मेरा सवाल ये कि थोड़ा सा इंडिया की क्रिकेट में भी बात कर लेते हैं कि एक ऐसी टीम वेस्ट इंडीज जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, वो इंडिया जैसी टीम को जो है वो कड़ी आंखें दिखा रही है और अभी 2 T20 मैचेस में शिकस्त दे दी है। क्या लगता है कि क्या ज़्यादा, जिस तरह बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, कपिल देव ने बात की कि कुछ तकब्बुर आ गया है, कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इंडियन टीम आपको लग रहा है मुब्तला है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया जो है वो खुद फरेबी का शिकार है। वो समझते हैं कि शायद हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग कराते हैं, हमारे मुल्क में स्पॉन्सर्स बहुत हैं, पैसा बहुत है। इसी पैसे की वजह से कपिल देव ने जो पिछले हफ्ते बयान दिया था वो यही कह रहे थे कि पैसे ने इन प्लेयर्स का दिमाग खराब किया है। अभी तो ये वेस्ट इंडीज में हार रहे हैं, आयरलैंड की जो टीम अनाउंस हुई है उसमें बुमराह को कप्तान बना दिया और सारे नए प्लेयर्स उस टीम में, और आयरलैंड अपनी कंडीशन में वो भी मुश्किल टीम है। लिहाजा सर थोड़ा सा लाइटर नोट पे, ये जो खुद फरेबी का वर्ड आपने यूज किया, इस खुद फरेबी में कहीं कहीं आपको लगता है कुछ हमारे अपने यूट्यूबर भी इन्वॉल्व है कि बाबर आजम कुछ भी कर ले नजर नहीं आता, विराट कोहली अगर 5 रन भी करता है तो 500 रन के बराबर दिखाए जाते हैं? देखें, आज बाबर आजम ने 10वीं T20 सेंचुरी बनाई है लंका प्रीमियर लीग में। कोलंबो की जिस टीम की तरफ से खेल रहे हैं वहां पर उन्होंने 10वीं T20 सेंचुरी बनाई है और 22 सेंचुरियां क्रिस गेल की हैं। 10वीं सेंचुरी आज बाबर आजम ने बनाई है। लेकिन मैं तो अब से थोड़ी देर पहले जब आपका फोन आया, पाकिस्तान के सारे बड़े न्यूज चैनल देख रहा था, मुझे तो एक टिकर भी नजर नहीं आया कि बाबर आजम ने आज कोलंबो में या पालक के लिए जहां भी मैच हो रहा था वहां पर T20 में सेंचुरी बना ली है। अगर यही सेंचुरी विराट कोहली कहीं पर बना लेते, आप देखते कि इंडिया में आज जश्न मनाया जा रहा होता और उसपे पता नहीं कितने प्रोग्राम हो जाते। और सर इंडिया से ज़्यादा जश्न यहाँ मनाया जाता। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ भी कर रहे, एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर भी कर रहे थे। नाज़रीन, हमें आज की कोशिश और काविश आपको कैसे लगी? कमर इब्राहिम साहब की आमद का बहुत शुक्रिया, माजिद भट्टी साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। आपकी फीडबैक का, आपकी आरा का इंतजार रहेगा। लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि हम ग्रास रूट क्रिकेट के वाले से भी बात करते हैं, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भूलते नहीं। तो पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे कि जो वेस्ट इंडीज़ के टूर पर जो पाकिस्तान के लिए खेले और फैसलाबाद में खुद मैंने उनकी अकेडमी का विजिट किया। रेडको से खेले, नेशनल बैंक से भी खेले, पोर्ट कासिम से खेले। ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद सलमान आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मोहम्मद सलमान के जिनका कराची से ताल्लुक था, फैसलाबाद से उन्होंने क्रिकेट खेली और बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे। वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। तो उनको हैप्पी बर्थडे जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हमारे तमाम नाज़रीन की जानिब से और GTV की जानिब से और इस किस्म की हज़ारों सेहत और सलामती के साथ अपनी सालगिरह आप मोहम्मद सलमान सेलिब्रेट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।